अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डरावनी कहानियाँ पसंद करने वाले क़ारीन के लिए हैरतनाक और खौफनाक कहानी भयानक चीख। नाम तो इसका राजकुमार श्रीवास्तव था, लेकिन बस्ती वाले इसे राजू टांगे वाले के नाम से पुकारते थे। तांगा चलाना इसका पेशा था। वह गरीब और सादा किस्म का आदमी था। ये इन दिनों की बात है जब रिक्शा टैक्सी आम नहीं थे। लोग ज़्यादातर तांगों की सवारी करते थे। अब तो तांगे की जो रिक्शा चिंची ने ले ली है और टैक्सी तो ऑनलाइन इंटरनेट पे दस्तियाब है। लेकिन हमारी कहानी तांगे के दौर की है। बस्ती का नाम रामपुर था, जो शहर से 10 मील के फासले पे वाक़ थी। राजू की परिवार में इसकी पत्नी और एक बेटा था जिसकी उम्र 5 साल थी। राजू दिन भर शहर के गांव से शहर के दरमियान अपना तांगा चलाता था और सूरज ढलते ये आखिरी सवारी बिठा के बस्ती वापस आता था। वो इतना कमा लेता था कि बीवी बच्चों को खुश रख सकता था। कभी किसी से उधार नहीं लिया। वो मेहनत मजदूरी पे यकीन रखता था। वो अभी जवान था। रामपुर के इकलौते प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात तक पढ़ा हुआ था। वो हिंदी अखबार पढ़ लेता था। अपने परिवार से बेहद मोहब्बत करता था। राजू की बीवी का नाम मधु था। राजू से प्यार से मधुबाला एक्टर का नाम पुकारता। तो वो थी ही इतनी सुंदर, जो किसी भी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं थी। बच्चा भी इसकी तरह गोरा चिट्ठा था, लेकिन राजू बेहद बेचारा, शक्ल सूरत का सादा गंदुमी रंग, लेकिन दिल का साफ इंसान था। राजू के बेटे का नाम दीपक था, जो दोनों मियाँ बीवी के दिल का चैन था। राजू एक कच्चे मकान में रहता था। घर का सहन काफ़ी वसी था, जहाँ वो अपना घोड़ा बांधता था। बस्ती खासी बड़ी नहीं थी, बस कच्चे पक्के मकानों पे मुश्तमिल छोटी सी बस्ती थी, जहाँ बस्ती वाले प्यार से रहते थे। ज़्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करते थे, जबकि चंद लोग बम्बई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी किस्मत आजमाई करने जाते थे। रामपुर की बस्ती जमुना नदी के मशरक़ी किनारे पे वाक़ थी। लोग अमीर नहीं थे, बल्कि गरीब थे। वसाइल बहुत कम थे, लेकिन मेहनतकश बस्ती वाले जीवन से निराश नहीं थे, काफ़ी हौसलामंद थे। साले नौ शुरू हो चुका था। मौसम सरमा अपने उरूज पर था। रामपुर इन दिनों बर्फ़ानी हवाओं की लपेट में था। उस खित्ते में बर्फ़बारी तो नहीं होती थी, लेकिन बर्फ़ानी हवाएं ज़रूर चलती थी। जमुना नदी की वजह से यहाँ ठंड में अच्छा खासा इजाफा हो जाता था। शदीद सर्दी की वजह से बस्ती के कुछ किसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे, और ऐसी खबरें आए दिन टीवी और अखबारात में आती रहती थीं। जमुना किनारे आबाद रामपुर की बस्ती इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में थी, जिसकी वजह से कारोबार ज़िंदगी ठप पड़ा हुआ था। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए धड़ाधड़ लकड़ियों का ईंधन, कोयला जमा कर रखा था, और यही हालात राजू के भी थे। इसने भी कोयले की बोरियां उतारी और अपनी पत्नी को आवाज़ दी। मधु कोयले की बोरियां उतारने में इसकी मदद की। राजू ने घोड़े को बांधा और चारा भी दिया। मधु इसके लिए रोटी ले आई। दीपक के बाबू, सर्दी में इजाफा हो गया। मेरा ख्याल में आपको कुछ दिनों के लिए आराम करें। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। लोग सर्दी से मर रहे हैं। मौसम जब साफ़ हो जाएगा तभी काम पे चले जाना। राजू रोटी के निवाले लेते हुए, मेरी प्यारी मधुबाला, चिंता क्यों करती हो। अरे भगवान, यही तो दिन है। कमाई के मौसम में गर्मा में तो धंधा चौपट पड़ा रहता है। बस्ती वाले सर्दी में ज़्यादा शहर का रुख करते हैं। अगर यूँ मैं सर्दी से घबरा के घर बैठ जाऊँगा तो तुम लोगों का पेट किस तरह पालूंगा। सोच पूछो तो मधु, जब मैं थका हारा काम से वापस आता हूँ तब तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। मुझे खुशी है तुम जैसी पत्नी मिली। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रामपुर एक पसमानदा इलाका था। यहाँ गैस तो नहीं थी, बल्कि बिजली ज़रूर थी। बस्ती वाले सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ फ्रिज, टीवी किसी घर में मौजूद थी, जबकि अक्सरियत इन चीज़ों से महरूम थी। कभी कभार किसी घर में वीसीआर चलती थी और पूरे बस्ती के बच्चे इस घर में जमा हो जाते थे। बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी अपनी मनपसंद मूवीज़ देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। राजू भी कभी कभार अपनी पत्नी और बच्ची के साथ पड़ोस वाले घर में वीसीआर पर फिल्म देखने जाता था।
इसे मधुमाला की फिल्में बहुत पसंद थी, शायद इस वजह से कि इसकी पत्नी का नाम भी मधु था। आज के दौर ने तो वो सारे मज़े ख़त्म कर दिए। कहाँ रही वो मेहनत, मोहब्बत, सादगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना। आज तो हर घर में टीवी है, मोबाइल है, नेट है, लेकिन फिर भी लोग अकेले हैं। किताबें छूट गईं, इनकी जगह हाथों में मोबाइल आ गया है। लाइब्रेरियां वीरान हो गई और नेट कैफ़े आबाद हो गए। रामपुर की बस्ती काफ़ी अरसे से पुरअमन थी। कोई इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते थे। किसी जानवर को कोई जंगली चीता ले गया या किसी लकड़हारे को सांप डस गया। मतलब सैलाब की तबाहकारियों के बरक्स जंगल काफ़ी शांत था। ऐसा भी नहीं था कि जंगली जानवर कम थे। जंगली जानवरों की बहुतायत थी। उनमें शेर, हाथी, भालू, चीते वगैरह भी शामिल थे और छोटे मोटे खरगोश, सांप वगैरह। लेकिन बस्ती वाले इनके शर से महफूज थे। बड़े बूढ़े तो जंगल की ख़तरनाक कहानी सुनाते रहते थे। लेकिन मौजूदा दौर में रामपुर एक पुरअमन और शांति वाला इलाका था। रात के वक्त शेर, हाथी के चिल्लाने की आवाज़ें दूर दूर से सुनाई देती थी, लेकिन बस्ती वाले इन आवाज़ों पर कान नहीं धरते थे। उनके मुताबिक जंगली दरिंदे रामपुर से डरते हैं और यहाँ का रुख नहीं करेंगे। बज़ाहिर भी ऐसे ही लग रहा था। आज बारिश की वजह से रास्ते पे कीचड़ जमा हो गया था, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर कम निकले। शाम हो गई थी और राजू तांगे वाला खासा परेशान दिखाई दे रहा था। सुबह से कोई सवारी नहीं मिली थी। लगता है आज खाली हाथ घर वापस जाना पड़ेगा, ये सोच के वो मज़ीद रुक गया। वैसे तो सूरज ढलते ही राजू घर वापस आ जाता था, लेकिन आज हालात इसके बरक्स थे। वो इस उम्मीद पे मज़ीद वहाँ रुका कि शायद कोई मुसाफिर मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल तो लारी अड्डा खाली खाली सा नज़र आ रहा था। रात के 8 बज रहे थे कि एक जोड़ा राजू के पास आया। एक लड़का और लड़की, जिनकी शायद नई नई शादी हुई थी, जो इनके लिबास से ज़ाहिर हो रहा था। लड़की नौउम्र थी और इसके मांग में सिंदूर लगा हुआ था। वो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। नमस्ते भाई तांगे वाले, हमारी नई शादी हुई है और हमें शांति नगर गाँव जाना है। हमारे साथ कुछ सामान भी है। हम जयपुर से आ रहे हैं। काफ़ी देर हो गई है और काफ़ी समय से हमें कोई सवारी नहीं मिल रही। एक टैक्सी वाले ने तो हमारी मजबूरी देख के काफ़ी सारे पैसों की डिमांड की। भैया आप शांति नगर चलेंगे? राजू वैसे भी खाली जा रहा था। इसने मुनासिब किराया बताया तो नौबेहाता जोड़ा खुशी खुशी इसके तांगे पे बमाए सामान सवार हो गए। चलो भैया, पैसों की चिंता मत करो। राजू ने भी घोड़ों को हाँका। शहर के मरकजी सड़क से होता हुआ राजू का तांगा अब जंगल की पगडंडियों पे दौड़ता चला जा रहा था। लड़का लड़की प्रेम की बातें कर रहे थे, जबकि राजू का ध्यान कच्चे पक्के रास्तों पर था। रामपुर से पहले शांति नगर आता था, जिसके लिए एक अलग सड़क बनी हुई थी, लेकिन जगह जगह से वो सड़क उखड़ी हुई थी और कीचड़ अलग से, जिसकी वजह से तांगे के पहिए बार बार अटक रहे थे। रात की तारीखी बढ़ती गई थी और बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। राजू ने गर्म कोट के ऊपर एक सियाह चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन सर्दी फिर भी अपना जोर दिखा रही थी। जबकि नौबेहाता जोड़ा सर्दी से बेनियाज बातों में मगन था। लगता था काफ़ी समय बाद अपने गांव जा रहे हैं। राजू भी वक्फे वक्फे से इनसे गुफ्तगू में शरीके हाल रहा। आखिरकार कोई 1.25 घंटे बाद शांति नगर आ गया। चूँकि राजू मुत्तहदा बार यहाँ आ चुका था, इसलिए वो सही रास्ता जानता था। जोड़ा उतरा और उन्होंने किराया अदा करते हुए राजू का शुक्रिया भी अदा किया। राजू की दिहाड़ी लग गई थी। इसने घोड़े को हल्का सा चाबुक मारते हुए कहा, चल मेरे घोड़े रामपुर की तरफ। लेकिन गोली की तरह बेज़बान जानवर राजू की ज़बान समझ गया और सरपट दौड़ने लगा। आते समय तो 3 लोग थे, लेकिन वापसी जाते समय वो अकेला था। ये सोचते वो काफ़ी डर रहा था। डरता भी क्यों नहीं, काली रात में जंगल और वो भी हैबतनाक दिखाई दे रहा था। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़ें और भेड़िया की मखसूस आवाज़ से राजू तो क्या, इसका घोड़ा भी खौफ की कैफियत में गुजर रहा था। तांगा रामपुर की सड़क पे दौड़ रहा था। यकसर राजू की नज़र जंगल में बने पुराने मंदिर पे पड़ी, जिसकी सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ था। ये रात
इस समय मंदिर की सीढ़ियों पर कौन बैठा है? राजू ने खुद कलामी की और घोड़े को लगाम दिया। शायद कोई रास्ता भूल गया है। मुझे इंसानी हमदर्दी के तहत जो कोई भी है इसकी मदद करनी चाहिए, सोच के राजू के कदम पुरानी मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा खौफ भी इससे आ रहा था, लेकिन मदद के जज्बे के तहत इसके कदम रुक नहीं रहे थे। अब इससे सीढ़ियों पे बैठी हुई औरत के खदोखाल साफ और वाज़े तौर पे नज़र आ रहे थे। वो लाल साड़ी में लिपटी जवां साल औरत थी। बड़ी सिया चादर इसने सर पर ओढ़ रखी थी, जिसके पहलू से इसका चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था। राजू इसके करीब आया। माफ़ करना, आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मेरी सहायता की ज़रूरत तो नहीं? वो औरत खामोश रही। तब राजू की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। देखो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको अगर कहीं जाना है तो मैं आपको तांगे पे छोड़ाता हूँ। अजीब औरत है, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं। राजू ने वापसी की राह ली। इसका घोड़ा शायद डरा हुआ था, शायद कोई डरावनी चीज़ देख ली थी। राजू ने इसकी पीठ थपथपाई। चलो दोस्त, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। शायद घर से भागी हुई कन्या है जो शायद अपने मित्रों का इंतज़ार में बैठी है। घोड़ा हिनहिनाया। शायद वो राजू से इत्तेफाक नहीं कर रहा था। रामपुर तक आते आते आधी रात बीत चुकी थी। घर पे इसकी पत्नी परेशान हाल इसका इंतज़ार कर रही थी। राजू को आता देख के भागती हुई इससे चिमट गई। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, इतनी देर कहाँ लगा दी? राजू ने घोड़े को बांधा, लेकिन इसके तेवर बदले हुए थे। राजू समझा शायद थकन की वजह से इसका घोड़ा परेशान है। मेरी मधुबाला, कितनी बार समझाया, सवारी की वजह से देर सवेर हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। शांति नगर की सवारी थी, इसलिए देर हो गई। आप चिंता ना करें। राजू की बीवी खाना ले आई। खाने से फारिग होकर राजू बाहर से हन में बंधे घोड़े के पास आया, जो अब भी खौफजदा था। दूसरी तरफ घास भी इसी तरह पड़ी थी। राजू को घोड़े की कैफियत समझ नहीं आ रही थी। वो अब भी यही समझ रहा था, घोड़ा शदीद थका हुआ है। पर सच तो यह है कि घोड़े ने वो कुछ देख लिया था जो राजू नहीं देख पाया था, या फिर राजू ने इर्द गिर्द की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। राजू का घोड़ा दिन ब दिन लागर कमज़ोर होता जा रहा था। घोड़े की ऐसी हालत देख के राजू बहुत परेशान हो गया था। इसकी पत्नी ने इसे मशवरा दिया कि शहर में किसी अच्छे जानवरों के डॉक्टर को दिखा दो। अगले रोज़ राजू लारी अड्डे से सीधे अपने घोड़े के हमरा जानवरों के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर काफ़ी उम्र रसीदा था। इसने घोड़े का मुआयना किया। घोड़ा बदस्तूर खौफ के आलम में था। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखकर राजू को थमाते हुए कहा, देखो श्रीमान, दवाएं तो मैंने लिख दी हैं, मगर राजू ने दवाओं की पर्ची हाथ में लेते हुए हैरत से पूछा, मगर क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर तवफ़्फ़ुफ़ के बाद बोला, दवा तो केवल शरीर पर असर करती है, परंतु आपका घोड़ा शदीद डरा हुआ है। लगता है इसने कोई इंतहाई भयानक और खौफनाक किस्म की चीज़ को देख ली है। राजू की परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने इसे मज़ीद समझाते हुए कहा, जानवर वो कुछ देख लेते हैं जो इंसानी आँख नहीं देख पाती। कोई आत्मा, कोई साया, कोई अफरीत या कोई आने वाली आफत। राजू अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। दिमाग पर जोर लगाओ, घोड़े की हालत कब से है, याद करके मुझे बताओ। राजू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कुछ दिन कबल घर लौटते हुए काफ़ी देर हो गई थी। पास वाले गांव में सवारी को छोड़ के मैं गांव रामपुर जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र पुराने मंदिर की सीढ़ियों पे बैठी एक कन्या पे पड़ी। मैंने पास ही तांगा रोका, लेकिन हैरत की बात है डॉक्टर साहब, मेरे बार बार पूछने पर भी वो औरत मुकम्मल खामोश बैठी रही। इसने मुंह पे मुकम्मल दुपट्टा डाल रखा था। मैं इसका चेहरा नहीं देख पाया। वापस आया तो घोड़े को डरा हुआ पाया। इस दिन के बाद से मेरे घोड़े की हालत ख़राब है और अब वो आपके सामने है। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक कर देंगे। डॉक्टर बोला, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कन्या नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो कब से जंगलों में भटक रही है। आपके घोड़े ने इस आत्मा को देख लिया था, तभी से वो डर के मारे जी रहा है। जानवर वो देख लेते हैं जो आम इंसान नहीं देख पाते। आपके घोड़े के शरीर की दवा तुम्हें दे दी है, लेकिन मेरी मानो तो किसी अच्छे तांत्रिक से घर में पूजा पाठ करवाओ, घोड़े को भी दिखाओ। आगे आपकी मर्ज़ी। और हाँ, आपके घोड़े के पास समय बहुत कम है। राजू को विश्वास ही नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। इसने घोड़े के लिए दवाएं खरीदी। सूरज अभी काफ़ी बाकी था। वो सीधा लारी अड्डे की तरफ आया।
आज भी काफ़ी इंतज़ार किया, सवारी नहीं मिली। सूरज ढल चुका था, रात की तारीखी बढ़ती जा रही थी। आज फिर वो मायूस था। इसने घोड़े की तरफ देखा और वापसी की राह ली। इसका खाली तांगा आहिस्ते आहिस्ते चल रहा था। पुराने मंदिर तक पहुँचते पहुँचते रात गहरी हो चुकी थी। राजू को दूर से एक साया नज़र आया जो रास्ते पे खड़ा नज़र आ रहा था। राजू ने सुख का सांस लिया कि शुक्र है कोई तो सवारी मिली। करीब आने पे पता चला वो कोई औरत है जिसने अपना चेहरा घूंघट में छुपाया हुआ। इसे देख के राजू का घोड़ा अजीब अंदाज में चीखने चिल्लाने लगा। बड़ी मुश्किल से राजू ने इसे लगाम लगा के काबू किया। अरे इसे क्या हो गया? डॉक्टर राजू की बातें यकसर भूल चुका था। वो औरत से मुखातिब हुआ, बहन जी आपने कहाँ जाना है? वो खामोश रही। राजू के हैरत लगी। देखो मैं रामपुर जा रहा हूँ, यहाँ तांगे के सिवा और कोई सवारी नहीं चलती। अगर रामपुर तक जाना है तो बैठो, अगर पैसे नहीं है तो खैर चिंता की बात नहीं। वो औरत खामोशी से राजू के तांगे पे आकर बैठ गई। राजू का घोड़ा बराबर दौड़े जा रहा था। राजू बार बार इस औरत की तरफ मुड़ कर देख लेता, शायद वो ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेगा, मगर वो बदस्तूर खामोश थी और अपना चेहरा छुपाए हुए थी। मौसम के तेवर बदल चुके थे और देखते ही देखते ज़ोरदार आंधी शुरू हो गई और हवा का ज़ोर शदीद था। शायद आंधी की वजह से तांगे को चलने में दुश्वारी हो रही थी। इतने में वहशतनाक माहौल में राजू के असाब पर खौफ तारी होने लगा। डॉक्टर की बात को लेकर इसे भी एहसास हो गया कि शायद वो पुरस्कार लड़की या आत्मा दोबारा से टकराई है और अब वो मेरे घोड़े पे बरजमान थी। तभी तो दोबारा घोड़े की हालत गैर थी। इससे पहले कि खौफ की शदीद लहर राजू के शरीर में सरात करती, सामने एक आदमी दिखाई दिया जो पैदल सड़क पर जा रहा था। वो नौजवान वर्दी में मलबूस था, सफरी बैग थामे हुए था। राजू ने इसका करीब जाके तांगा रोका। अरे दीपक आप? और इस समय दीपक इसका दोस्त था। दीपक फौज में भर्ती हुआ था जबकि राजू उनसे मुख्तलिफ था। राजू ने तांगा चलाना शुरू कर दिया था। अरे दीपक आप लारी अड्डे से पैदल गांव आ रहे हो जबकि मैं भी वहां पर था, आप मेरे तांगे पे आ जाते। दीपक बोला लारी अड्डे तक पहुंचते हुए देर हो गई थी और आप भी वहां नज़र नहीं आए, इसलिए पैदल चल पड़ा। वैसे भी फौजी हूँ, 10 मील का फासला मेरे लिए कुछ भी नहीं है। राजू बोला यार वापसी पे एक मजबूर औरत रास्ते में मिली, इसे भी तांगे पे सवार किया। आप पिछली सीट पे आ जाओ, दीपक ने हैरत से कहा। परंतु आपका तांगा तो खाली है। राजू भी हैरान हो गया। अरे अभी तो यहाँ बैठी थी, कहाँ गायब हो गई? दीपक तांगे पे बैठते हुए मजाक में बोला। जहाँ तक मेरी जानकारी है राजू एक शरीफ आदमी था, कहीं वो लड़की? राजू इसका मजाक समझ गया। अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई अजनबी औरत थी और पूरे रास्ते हमारी इससे कोई बातचीत भी नहीं हुई। खैर चलते हैं गांव। राजू का तांगा तेज़ी से रामपुर की तरफ जा रहा था। राजू की पत्नी काफ़ी समय से इसकी राह तक रही थी। राजू को देख के इसके सांस में सांस आया। अरे ये आप कहाँ रह गए थे? राजू ने घोड़े को बांधा जो अब भी डरा हुआ था। अरे मेरी मधुबाला घोड़े को डॉक्टर के पास ले गया था, इस वजह से देर हो गई। कितनी मर्तबा का है, मेरा काम ही ऐसा है, देर सवेर रहती है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सर्दी की शिद्दत से राजू के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। राजू की पत्नी ने लकड़ियों के ईंधन के साथ कोयले की आग जलाई। राजू ने हाथ मुंह धोया और आग सेकने बैठ गया। राजू की पत्नी इसके लिए रोटी ले आई। राजू बार बार घोड़े की तरफ देख रहा था। इसने डॉक्टर की बात पत्नी से भी शेयर की, जिसे सुन के वो भी फिक्रमंद हो गई। इसने भी राजू को मशवरा दिया कि किसी दिन में घर में पूजा का एहतमाम किया जाए ताकि जो कोई भी काली शक्ति या आत्मा है छुटकारा हासिल किया जाए। वो दोनों इस बात पे मुत्तफिक हुए। कुछ देर बातें करते रहे और फिर बिस्तर पे सो गए। सुबह राजू का घोड़ा मुर्दा पाया गया। घोड़े की अचानक मृत्यु पे दोनों मियाँ बीवी काफ़ी दुखी हो गए। अपने प्यारे घोड़े की मौत पे राजू सर पकड़ के काफ़ी देर तक रोता रहा, जबकि इसकी पत्नी इसे दिलासा देती रही। राजू का घोड़ा मर गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई। हर कोई राजू से हमदर्दी करने आ रहा था। सच तो यह है कि गरीब लोग जानवरों को भी अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, जबकि आज के जदीद दौर में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। सोशल मीडिया के इस दौर में इंसान ने तरक्की तो बहुत कर डाली, मगर सादगी, हमदर्दी और इंसानियत कहीं पीछे रह गई है।
घोड़े के शौक में काफ़ी दिन गुजर गए। अब राजू बेरोज़गार हो गया। अब वो मेहनत मजदूरी करता और जंगल से लकड़ियाँ काट के उन्हें बेचता। इस तरह घर का चूल्हा चलता। एक दिन वो बस्ती के पंडित के पास गया और कहा, पंडित जी, मुझे अपने घोड़े की मृत्यु अभी तक दुख है, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रही है सब यूँ अचानक कैसे हो गया। और इस तरह राजू ने पंडित को डॉक्टर वाली बात भी बता दी। पंडित ने इसे दिलासा देते हुए कहा, देखो बेटा, मृत्यु अवश्य है। हर जीवों को मृत्यु का मज़ा चखना है। मेरे विचार के मुताबिक डॉक्टर की बात सही है। और राजू बेटा, ये भी सच है कि संसार में काली शक्तियाँ, आत्माएं भी हैं, मौजूद हैं, और रात के समय वो बलाएं बाहर निकलती हैं। हमारे बड़े बूढ़ों के मुताबिक उन जंगलों में एक आत्मा सदियों से भटक रही है, और रामपुर में काफ़ी लोगों ने रात के समय इस भटकती आत्मा को अपनी आँखों से देखा भी है, लेकिन उन्होंने बात नहीं फैलाई। तुम्हारे घोड़े को वो आत्मा नज़र आ गई थी जिसे तुमने मंदिर की सीढ़ियों पे औरत के रूप में देखा था। दरअसल वो नकाबपोश औरत एक भटकी हुई आत्मा है। भगवान का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया। बेटा, मेरी बात याद रखना, रात के समय कभी अकेले जंगल में नहीं जाना, मगर दिन के समय अवश्य जा सकते हो। राजू शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गया। वो सुबह सवेरे कुल्हाड़ा रस्सा लेके जंगल का रुख करता और सूखी लकड़ियाँ काट के गांव में बेचता, और इस तरह मेहनत करके अपना गुजारा करता। जंगल काफ़ी वसी और गहरा था। 100 वाफिर मिकदार में सूखी लकड़ियाँ दस्तियाब थीं। अब गांव वाले से राजू लकड़हारे के नाम से पुकारते। मौसम सरमा के आखिरी दिन थे। एक दिन राजू कुल्हाड़ा लेके लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में गया। करीब 4 से सूखी लकड़ियाँ बहुत कम मिकदार में दस्तियाब थीं, इसलिए राजू काफ़ी आगे निकल गया। दोपहर से शाम हो गई। अब वो जंगल के इस हिस्से में दाखिल हो गया जहाँ ख़तरनाक जंगली जानवर पाए जाते थे। इतने ज़्यादा मिकदार में सूखी लकड़ियाँ देख के राजू हैरान रह गया। लगता है जंगल का ये वाला हिस्सा रामपुर के लकड़हारों की नज़रों से ओझल है। इसने खुद कलामी की और समय बर्बाद किए बगैर लकड़ियाँ काटने लगा। अभी थोड़ी ही देर नहीं गुजरी थी कि एक महाशक्तिशाली चीता अचानक कहीं से नमूदार हुआ, जिसकी धार सुन के राजू के अवसान खता हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ा और एक लंबे घने दरख्त पे चढ़ गया। चीता राजू को देखकर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा, जिससे जंगल में यकसर खामोशी छा गई। चीता बार बार दरख्त पर ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। डर और खौफ के मारे राजू की सिट्टी गुम हो गई और सर्दी भी पसीने छूट रहे थे। वो इस वक्त को कोस रहा था जब वो यहाँ आया था। चीता भी बाज नहीं आया। उसने फैसला किया कि वो आज अपना शिकार हासिल करके दम लेगा। वो दरख्त के नीचे ज़मीन पर बैठ गया ताकि इसका शिकार नीचे उतरे और इसे दबोच ले। सूरज ढल चुका था, मगर हिंसो चीता अपनी जगह से नहीं उठा। आखिरकार तवील इंतजार के बाद चीता अपनी जगह से उठा और राजू की तरफ देख के गुस्से से दहाड़ा और वापस चला गया। राजू काफ़ी देर से इस इंतज़ार में दरख्त के ऊपर बैठा था कि कब चीता वापस जाता है और वो दरख्त से नीचे उतरे। चीते के जाने के काफ़ी देर बाद भी वो दरख्त के ऊपर बैठा रहा। जब राजू को यकीन हो गया कि चीता वहाँ से काफ़ी दूर निकल गया होगा, तभी वो दबे पाँव दरख्त से नीचे उतरा, अपना कुल्हाड़ा संभाला, इधर उधर देखा, वापसी के लिए दौड़ लगा दी। रात की तारीख गहरी थी। वो शायद रास्ता भी भटक गया था। अचानक एक औरत इसके सामने नमूदार हुई, जिसका चेहरा मुकम्मल घूंघट में छुपा हुआ था। राजू के भागते कदम रुक गए। राजू को डॉक्टर और पंडित की बात याद आ गई। इसने औरत पे कुल्हाड़ा ताना और डरते डरते पूछा, कौन हो तुम और रात के इस समय यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? पहले तो वो खामोश रहे, लेकिन जब राजू ने इसे कुल्हाड़ा मारने की धमकी दी तो फ़ौरन इसने अपना घूंघट उलट दिया और फिर चश्मो ज़न में एक भयानक चीख के साथ ही राजू वहाँ से भागा, क्योंकि घूंघट के पीछे किसी का भी चेहरा नहीं था, कोई वजूद नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि किसी ने हवा के ऊपर घूंघट ओढ़ा हुआ था। राजू खौफ के आलम में गिरता पड़ता भाग रहा था। इसके दिल की धड़कन बढ़ गई और रामपुर पहुंचते पहुंचते इसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। राजू को हार्ट अटैक हुआ था और वो मर गया। अपने घोड़े की तरह राजू भी मुर्दा पाया गया। और फिर राजू के बाद तो लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए रात में पुराने मंदिर के रास्ते पे आना जाना छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।